तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं सुजीत ट्रैवल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूं और आप लोगों के सपोर्ट से सुजीत ट्रैवल ब्लॉग अब 10K का होने ही वाला है। तो इस मौके पे हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसका डिस्कस भी आप लोग से किए थे लाइव के माध्यम से, कि अब हम ट्रैवल ब्लॉग के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ ब्लॉग बनाएंगे, जिसमें सीजनल जो भी बीमारियां हैं वो कैसे होता है और उससे बचाव के क्या उपाय हैं। तो आज उसी के कड़ी में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह सर से बात करेंगे और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार सर से बात करेंगे। तो पहले अभी हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण शाह सर से। चलिए उनसे जानते हैं कि बच्चों में अभी के ठंड के मौसम में कौन कौन सा बीमारी होता है। तो मित्रों, अभी हम हैं उत्तर बिहार के सबसे सीनियर डॉक्टर्स में से एक हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह सर के पास। अभी ठंड का मौसम है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं ठंड की वजह से। हम जानेंगे बच्चों के बचाव के लिए। तो अगर हम बच्चे की बात करें तो नवजात बच्चा से लेकर 5 साल तक के बच्चे सबसे ज़्यादा ठंड इस सीज़न में प्रभावित होते हैं। और इस बार ठंड भी काफ़ी पड़ रही है। अभी भी मतलब कि ठंड कमी नहीं है उत्तर बिहार में। जी तो मेरा तो यही सुझाव है कि चूँकि बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस ठंड से। ठंड में 2 चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो अगर काफ़ी ठंड पड़े ना तो कोल्ड का इम्पैक्ट पड़ता है। कोल्ड मतलब खूब शीतलहरी हो तो बच्चा अचानक मतलब कि उसका तापमान गिर सकता है। और कई केसेज अभी देखा जा रहा है कि स्कूली छात्र या 10 साल 12 साल के बच्चे जो हैं उनको मतलब कि अचानक को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो गया। छोटे बच्चों को भी सर हार्ट अटैक हो रहा है? मतलब 8 साल 10 साल के बच्चे की रिपोर्ट्स है। अरे बाप रे। तो ये लेकिन हम बात करें अगर नवजात बच्चे की, तो नवजात बच्चे को बचाने का सबसे सरल तरीका है कंगारू मदर केयर। ये कंगारू मदर केयर का मतलब ये हुआ कि माँ अपने बच्चे को छाती से सटा के रखेंगी, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखेंगी, ताकि उसके शरीर की गर्मी जो है बच्चों को मिले। तो ये बहुत सरल उपाय है कि जन्म के बाद अगर बच्चा स्वस्थ है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, माँ का दूध पिलाइए, तो उसको ठंड से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है KMC, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। तो उसको स्तन से स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखिए, फिर उसके ऊपर में कपड़ा पहन लीजिए, फिर उसके बदले शॉल या ब्लैंकेट ले लीजिए। बाकी जो अगर 5 साल से नीचे की बच्चों की बात करें तो हम यही कहेंगे तापमान इस समय 2 समय में काफ़ी कमता है, एक सुबह में और रात में। तो ऐसे समय में बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दें। और किसी कारण से अगर घर से बाहर जाते भी हैं या घर के अंदर भी रहते हैं तो कई परत में उनको कपड़े पहनाइए, जैसे 3-4 लेयर में कपड़ा पहनाइए, सूती हो, ऊनी हो, जो आपके पास जो साधन है। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल लेयर से वो गर्मी जो है प्रिजर्व रहती है शरीर की। और ध्यान ये देना है कि सिर्फ शरीर ही नहीं, जो एक्सपोज्ड एरिया है जैसे हेड है, जैसे गर्दन है, नाक है, कान है, ये सब भी कवर रहना चाहिए। कैप पहनाइए, मफलर पहनाइए और दास्ताना पहनाइए, मोजा पहनाइए। हाथ से, पैर से और माथा से काफ़ी हीट लॉस होता है। नतीजा ये होता है कि उसका तापमान गिर सकता है। तो ये तो एक हुआ डायरेक्ट ठंड का इम्पैक्ट बच्चों में। दूसरा हुआ कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है वो सर्दी खांसी बुखार की, जो कि वायरल इन्फेक्शंस है, जिसमें कि जो कॉमनेस्ट जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, RSV वायरस है, राइनो वायरस है। ये वायरस इस सीज़न में, इस ठंड में काफ़ी पनपते हैं। तो जरूरी है कि तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि फ्लू के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, इन्फ्लुएंजा के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, सर्दी खांसी बुखार के केसेस बढ़े हैं। और एक जो बीमारी होती है बच्चों में दम फुल्ली की, जिसको कहते हैं एक्यूट ब्रोंकोलाइटिस, ये भी हम लोगों ने इस बार बहुत केसेस देखा है कि बच्चा जो है 2 महीने का, 3 महीने का या 4 महीना 6 महीने का बच्चा है, उसको हँफनी ये जो सांस है नहीं, ये पसली चलने लगती है। अब बच्चा दूध नहीं पीता है, तो वो एक गंभीर बीमारी है, लेकिन उसका इलाज बहुत अच्छा है। वो उसमें किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए अगर समय पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो तो। और कुछ बच्चों में हम लोगों ने निमोनिया भी देखा है। ठंड की वजह से एक और वायरस है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित करता है बच्चों को, वो है रोटा वायरस, जिसकी वजह से बच्चों में कई दस्त की बीमारी होती है। रोटा वायरस डायरिया, जिसको हम लोग लूज टर्म में कहते हैं कोल्ड डायरिया हो गया इसको। तो कोल्ड डायरिया जो है वो देखा जाए तो इन्फेक्टिव डायरिया है, वायरस रोटा वायरस इंड्यूस डायरिया है। ऐसे में यह है कि खान पान पर अपना संयम रखिए, घर का बना ताज़ा खाना खिलाइए बच्चों को। 2 साल से नीचे वाले बच्चों को पानी ऐसे कच्चा मत पिलाइए, उबाल के ठंडा करके पानी पिलाइए।
बेवजह मतलब कि घर से बाहर जाने मत दीजिए और पूरी तरह से कवर करें। और टीकाकरण का जहाँ तक सवाल है, वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है कि बच्चे बीमार नहीं पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा को किसी तरह का कोई टीका, क्योंकि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 ऐसे टीका हैं जिससे कि निमोनिया से बचाव होता है, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन है, पर्टूसिस वैक्सीन है, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये सब निःशुल्क दिए जाते हैं। अगर 5 साल के नीचे आप किसी कारण से अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ा है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के संपर्क करके उनको अविलंब मतलब कि वैक्सीन दिलाइए। और एक जो टीका और है जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुआ, जो कि पूरी दुनिया में दिया जा रहा है 6 महीने के ऊपर, वो है फ्लू शॉट यानी इन्फ्लुएंजा का शॉट। इन्फ्लुएंजा शॉट मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत सरकार इसको अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लेगी, क्योंकि हर वर्ष मतलब कि ठंड की वजह से लाखों लाख छोटे बड़े बुजुर्ग इसकी चपेट में आते हैं, इन्फ्लुएंजा के, फ्लू के। जैसे कोविड है, तो कोविड का ही सिम्टम्स है वो, लेकिन सिम्टम्स वही है, एक वायरस है, वायरल इन्फेक्शंस है। इसमें जरूरी है कि जैसे कोविड अगर कमा है या ख़त्म हुआ है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो उसमें टीकाकरण का बहुत मेजर ये रोल है। और बाकी क्या है कि जैसे फ्लू शॉट अगर आप दिलाते हैं, जो कि हर साल दिलाना है जी, वर्ष में एक बार फ्लू का शॉट दिलाना। कितने साल 6 महीने से ऊपर में ये टीकाकरण का ये इसका मतलब कि प्रावधान है। और ऊपर में अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, 60 साल 65 साल 70 साल किसी को भी हर को दिलाना। वो टीका लेने से ठंड से बचाव होगा ना, इन्फ्लुएंजा से बचाव होगा, इन्फ्लुएंजा से बचाव होगा, खासकर उस इन्फ्लुएंजा, जैसे आपने सुना होगा H1N1 वायरस जो है जी, वो स्वाइन फ्लू वगैरह सब जो काफ़ी मतलब कि महामारी का रूप लिया था जी, तो वो उसी तरह का वायरस जो है हर बार स्ट्रेन बदलता है। इस बार H3N2 था वायरस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करती है कि सर्विलेंस कर करके वही स्ट्रेन जो है हर साल नया स्ट्रेन लेकर के आती है वैक्सीन में, ताकि बचाव हो सके। अब H1N1 जो है वो मतलब कि बहुत कम हो गया, क्योंकि वैक्सीन जिसको पड़ता है या जिसको इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। तो मेरा ये सुझाव है कि आप हर बच्चों को पूरी हिफाजत से रखें, साफ सफाई रखें और खाने पर भी जोर देना चाहते हैं। पौष्टिक आहार, खास करके गर्म ताज़ा खाना, ये बहुत ज़रूरी है। गर्म ताज़ा खाना में जो आपके घर में उपलब्ध है, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, लेकिन खाना मतलब गर्म ताज़ा, उसमें खास करके दूध है, गर्म दूध है, उसमें हल्दी मिला करके, सूप है, गर्म सूप लीजिए आप, अदरक लीजिए, शहद खाइए, तुलसी का काढ़ा लीजिए। ये सबसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये मेरा सुझाव है कि खान पान, रहन सहन, साफ सफाई, प्रॉपर मतलब कि क्लोथिंग, बिना वजह का बाहर जाना, और बच्चे को अपना टीकाकरण जो कि दिलाना चाहिए, नियमित टीकाकरण अगर छूट गया है तो वो दिला लीजिए। और फ्लू शॉट जो है अपने चिकित्सक से समझ करके 6 महीने से ऊपर में बच्चे को दिला लीजिए। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर आप दिला लेते हैं तो उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चे को नहीं होगी। आजकल बहुत माँ जो है दूध नहीं बच्चे को पिलाती है, तो माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, उस पर सर थोड़ा सा देखिए। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा हमारे लोग का, भारतवर्ष में या WHO है, यूनिसेफ है, ये हमारी जो संस्था है बहुत ही मतलब कि इस पर प्रमोशन में लगी हुई है, प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रेस्ट फीड। लेकिन अभी भी 40% से ज़्यादा महिलाएं अपने बच्चों को जन्म के बाद 6 महीना तक एक्सक्लूसिव मदर्स मिल्क नहीं पिलाती। वो किसी न किसी कारण से किसी न किसी बहकावे में आकर के ऊपर का डब्बे का दूध दे देती है। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य का डायरेक्ट रिलेशन है माँ के दूध के साथ। वो बच्चा जो माँ का दूध से वंचित है, वो उसके बीमार होने की संभावना कम से कम 10 गुना से 20 गुना ज़्यादा है। वो बच्चा जो कि माँ के दूध से वंचित है, क्योंकि उसको प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम है, तो वह कुपोषण का शिकार हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, उसको एलर्जी हो सकती है। तो ये बहुत मतलब कि चिंता का बात है। तो हम लोग तो आए दिन हम तो 40 साल से हर बच्चों में यही कहते हैं कि सिर्फ माँ का दूध दो, 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध दो, 6 महीने के बाद ऊपर का आहार दो, 2 साल तक दूध पिलाओ या 2 साल के बाद तक दूध पिलाओ, 1 साल के बाद घर का खाना खिलाओ। इससे क्या होगा, कुपोषण नहीं होगा। इससे क्या होगा कि प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की काफ़ी अच्छी होगी, बीमार बच्चा कम पड़ेगा, बीमार पड़ेगा भी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और भारतवर्ष में जो 40% जो लोग बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, उसमें भारी कमी आएगी अगर माँ का दूध हर बच्चे को अगर मिले, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है,
तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि एक हम बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। सर जैसा कि बताएं कि माँ का दूध बच्चों के लिए प्राइमरी सबसे पहला जरूरी है कि नंबर 1 की माँ का दूध बच्चों को मिलना चाहिए, तो उससे ऐसे ही बहुत सारे बीमारी से लड़ने की क्षमता बच्चों के अंदर आ जाती है। और दूसरा नंबर जो हमारे यहाँ टीका जो भी सरकार के द्वारा है, टीका मान्यता प्राप्त टीका है जो सरकार भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क वो टीका लगाया जाता है, वो टीका अवश्य लेना चाहिए बच्चों को। और एक टीका सर और बताए हैं जो कि अभी भारत सरकार द्वारा फ्लू शॉट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल वो टीका 6 महीने से ऊपर के बच्चों को देना चाहिए और 60 साल की उम्र तक, 60 साल के नहीं, अपर एज कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साल में एक बार देना है जी। तो साल में हर साल में एक बार देना है। उससे कम से कम आपको जो इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है, फ्लू की जो बीमारी जो हर साल होती है, उसमें भारी कमी आएगी। और खासकर वो लोग जिनको दमा की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जिनको किडनी की बीमारी है, उनको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मतलब कि बीमार होने से बचाएगी। मैं डॉक्टर अरुण शाह, शिशु रोग विशेषज्ञ, मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में 40 साल से कार्यरत हूँ। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं भी 3 जनरेशन्स को देख रहा हूँ। मतलब 3 जनरेशन का मतलब है कि जिसको देखा था वो नाना भी था, दादा भी था, और उसका पोता और नाती को भी देख रहे हैं। तो ये बहुत लोगों में बहुत ही हमको खुशी होती है कि ईश्वर ने हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमको शिशु रोग विशेषज्ञ बना करके बच्चों के बीच में बच्चों की सेवा करने का मौका दिया। तो जैसा कि सर बताए हैं, तो इतना अगर आप लोग करते हैं तो शायद दवा की ज़रूरत नहीं पड़े और सर के पास भी आने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर इतना आप कर लीजिए तो लगभग 60% संभावना कम जाएगा सर, इतना करने के बाद काफ़ी कम जाएगा। अगर हम लोग क्योंकि ज़्यादा जो बीमारी है वो प्रिवेंटेबल डिजीजेज है, चाहे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। बीमारी क्यों होती है? गंदगी से होती है। तो गंदगी के बारे में ध्यान दें कि साफ़ सफाई रखें, घर में रखें, घर के बाहर रखें। बीमारी क्यों होती है? टीकाकरण अगर आपने नहीं दिलाया है तो वो जो टीकाकरण जो जानलेवा बीमारी से विरुद्ध मतलब कि दिलाने की है, उसको प्रॉपरली मतलब कि आप दिलाइए, शेड्यूल वाइज दिलाइए। बीमारी होती है, मौसम जब बदलता है तो आप प्रिकॉशन लीजिए। खान पान की गड़बड़ी से बीमारी होती है, हम लोग बाहर का खाना खा लेते हैं, साफ सफाई। इस वजह से 3 चीज़ें जो कहते हैं ना कि एयरबॉर्न डिजीज़, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और वाटर बॉर्न डिजीज़। तो एयरबॉर्न डिजीज़ और वाटर बॉर्न डिजीज़ और वेक्टर बॉर्न डिजीज़, तो वेक्टर का मतलब हुआ कि मच्छर। तो कोशिश अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो मच्छर भी कम रहेगा। मच्छर से होने वाली बहुत सारी बीमारी जो मलेरिया, फाइलेरिया या जो इंसेफ्लाइटिस है या मतलब कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसमें बड़ी कमी आएगी जी। तो सर का बहुत बहुत आभार सर, इतना वक्त दिए। तो आप लोग सर जो बताए हैं आप लोगों जितनी चीज़, उसका लाभ लीजिए और अपने बच्चों को केयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मित्रों, अब बात करते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार सर से। तो हमारे साथ है डॉक्टर विनोद कुमार सर, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर से हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि ठंड के मौसम में बच्चों को किन बीमारियों को होने की संभावना होती है और उससे बचाव का क्या उपाय है। सबसे पहले हम न्यूबॉर्न से शुरू करते हैं, जो बच्चा नवजात शिशु पैदा लेता है। ऐसे मौसम में जब ठंडा का सीज़न अभी चल रहा है तो सबसे खतरनाक न्यूबॉर्न के लिए होता है टेम्परेचर का लो होना। क्योंकि न्यूबॉर्न में ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, जैसे हम लोग कर पाते हैं। पसीना निकल जाता है और टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको हमेशा वार्म अप करने के लिए बोलते हैं। जब भी अस्पताल में रहता है तो हम लोग अलग से एक वार्मर में रखते हैं बच्चे को, और घर में भी रहता है तो वेल ड्रेस्ड रूम में थोड़ा हीटिंग अरेंजमेंट हो और ठंडा का मतलब असर नहीं हो, प्रॉपर कैप पहना हुआ हो, मोजा है, हाथ में ग्लव्स हो और प्रॉपर ड्रेस हो। मतलब ठंडा का इम्पोर्टेंस न्यूबॉर्न में सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर ठंडा लग गया तो हाइपोथर्मिया होता है और बच्चा तुरंत में सीरियस हो जाएगा। उसके अलावा जो थोड़ा बड़ा हो गया, सपोज कि 6 महीना से ऊपर का बच्चा है, तो उसमें डायरिया, कोल्ड डायरिया सब लोग सुनता है। एक्चुअली है तो वो वायरल डायरिया जो रोटा वायरस से होता है, लेकिन ठंडा में वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसका नाम कोल्ड डायरिया पड़ गया है। ठंडा से रिलेटेड एज सच नहीं है वायरल, अटैक ज़्यादा, बट विंटर में ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कोल्ड डायरिया बोलते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा पतला पैखाना होने लगता है, डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें ORS का घोल चलाते हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है या बच्चा बहुत वॉमिट कर रहा है तो उसको हम लोग पानी भी चढ़ाते हैं। और तीसरा निमोनिया का है। अभी तो 15 दिन का बच्चा हो, 1 महीना का हो, 6 महीना का हो, कोई भी,
थोड़ा सर्दी खांसी शुरू होता है, किसी किसी का तो ठीक हो जाता है अपने हल्का फुल्का दवाई पे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें रिट्रैक्शन होने लगता है, पजरा मारना जिसको बोलते हैं या फसली चलना जिसको बोलते हैं, बच्चा बहुत रोने लगता है, दूध सही से नहीं पकड़ता है, तो टेक्निकली हम लोग उसको ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं, पर देहाती भाषा में उसको निमोनिया भी बोल के लोग समझता है कि हाँ निमोनिया हो गया है। तो अगर वैसा होता है तो फिर उस हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन एंड वो सब दे के ठीक करना पड़ता है। और जो कुपोषित बच्चे हैं जिनमें कुपोषण का असर है, उनको डायरिया, निमोनिया ये सब बहुत जल्दी असर करता है, वो ज़्यादा सीरियस जल्दी हो जाते हैं, तो कुपोषण को भी दूर करने की ज़रूरत है। तो सर ठंड में बच्चों का क्या स्पेशल केयर करना चाहिए माँ को या परिवार के लोगों को, मतलब वो चीज़ की ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के लिए बाहर अगर निकलना है तो हमेशा अच्छे से वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स एंड सॉक्स, जूता मोजा जो भी पहनता है। अगर किसी को ऑटो में बैठना है, अगर मजबूरी है बाइक पे चलना है, तो हमेशा अपने नाक को भी एक प्रॉपर मास्क या गमछा, मफलर जो भी है उससे उसको ऐसे करके ढक के रखना है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि एक एयर कंडीशनर लगा होता है यहाँ नाक के पीछे, नेचुरल एयर कंडीशनर होता है जो हमारे टेम्परेचर को, जो भी एयर हम लोग लेते हैं अंदर सांस, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है बॉडी के हिसाब से। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड आया तो वो सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो कोल्ड एयर अगर अंदर चला जाएगा तो वो लंग्स में जाके भी प्रॉब्लम करता है, जिससे कि किसी को कोल्ड एलर्जी हुआ तो खांसी होना बढ़ गया, ये सब दिक्कत आती है। तो ये सब है कि अगर कहीं भी डायरेक्ट एयर लग रहा है, जैसे ऑटो पे है, बाइक पे है, तो एक ऊपर से एक अच्छा मास्क, मफलर टाइप का चीज़ अगर है या कोई भी मास्क है तो ड्रेस के लाभ है, क्योंकि आप सारा कुछ तो पहन लेते हैं। इसका आइडिया बहुत लोग को नहीं रहता, ये पूरा अपना आराम से जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा, और वो आपका नाक से पानी निकलने लगेगा, फिर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, वो सब चीज़। तो आप लोग सुने कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ठंड के मौसम में बच्चों को खास के। और अपना महत्वपूर्ण वक्त में से इतना वक्त दिए उसके लिए सुजीत ट्रैवल ब्लॉग फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सर काफ़ी सोशल भी हैं, हमारे गांव में भी लंबे समय से जब हम हेल्थ कैंप लगाते हैं निःशुल्क, जिसमें गरीब लोग जो सक्षम नहीं है इलाज कराने, मतलब नहीं करा पाते हैं शहर आके, तो वैसे लोगों का इलाज सर हमारे गांव तक भी जाके करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।